हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और आज से स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक डीएसपीएल। इस सब्जेक्ट को सीएसआईटी एंड सीएस एलाइड ब्रांच के सभी स्टूडेंट्स थर्ड सेम में पढ़ते हैं। आज स्टार्ट करेंगे यूनिट 1। यूनिट 1 के अंदर 4 टॉपिक हैं: सेट थ्योरी, रिलेशन, पॉसेट एंड लैटिस। हम एक टॉपिक को एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज यूनिट 1 का लेक्चर 1 है और आज के लेक्चर में हम सेट थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर में हम सेट थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। सेट थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले यूनिट 1 का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एकेडीयू यूनिवर्सिटी यूनिट 1 का ये कंप्लीट सिलेबस है। तो एक बार देख लेते हैं यूनिट 1 के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक है सेट थ्योरी और सेट थ्योरी के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सेट थ्योरी, मतलब सेट थ्योरी का बेसिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स, जहां पर हम ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी एग्जाम में सेट थ्योरी से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और कभी कभी यहां से 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है। लेकिन सेट थ्योरी इस सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूरा का पूरा सब्जेक्ट सेट थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। तो आपको सेट थ्योरी अच्छे से समझना है और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक है रिलेशन। इसमें हम पहले रिलेशन को डिफाइन करेंगे, उसके बाद ऑपरेशन ऑन रिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद कंपोजिट रिलेशन पढ़ेंगे, इक्वालिटी ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे एंड ऑर्डर ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। और रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस टॉपिक से कम एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आएगा और 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं 7 मार्क्स के। यूनिट 1 का थर्ड टॉपिक है पॉसेट, जिसके अंदर हम हैश डायग्राम बनाना सीखेंगे और यहां से यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और कभी कभी यहां से 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है। यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है लैटिस और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम पहले लैटिस को डिफाइन करेंगे, लैटिस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बाउंडेड, कॉम्प्लीमेंटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, मॉड्यूलर एंड कंप्लीट लैटिस पढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहां से कम एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आएगा और 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं 7 मार्क्स के। जैसा कि आप जानते हैं एक यूनिट से 3 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन रिलेशन से आएगा और एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन लैटिस से आएगा। ये दोनों क्वेश्चन तो कंफर्म है। और जो थर्ड क्वेश्चन है 7 मार्क्स का, वो रिलेशन से भी आ सकता है, वो लैटिस से भी आ सकता है, वो आपका सेट थ्योरी से भी आ सकता है और वो आपका पॉसेट से भी आ सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट 1 के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस सब्जेक्ट का जो एक्चुअल नाम है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, लेकिन एकेडीयू यूनिवर्सिटी में इस सब्जेक्ट का नाम है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं डीएसटीएल। लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में इस सब्जेक्ट का नाम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर बीटेक सेकेंड ईयर के लिए उड़ान बैच 2.0 अवेलेबल है। जब आप गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहां को इस तरह के बैनर, वहां पर आपको इस तरह के बैनर दिखाई देंगे। आप अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग कोर्स को सिलेक्ट करके उसमें एनरोल कर सकते हैं। जैसे आपकी ब्रांच है सीएसआईटी और सीएस एलाइड, तो ये बैच सीएसआईटी और सीएस की एलाइड ब्रांच के लिए है। और न्यू सेशन के लिए यहां पर सेशन आप देख लेना, न्यू सेशन 2026-27। इस बैच के अंदर आपको थर्ड सेम और फोर्थ सेम के सभी सब्जेक्ट मिलेंगे इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स 4। अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
CS आईटी और CS एलाइड ब्रांच के लिए सेकंड बैच है उड़ान बैच 2.0 और इस बैच के अंदर आपको थर्ड सेम के 5 सब्जेक्ट मिलेंगे। देखिए सेकंड ईयर के लिए बैच का नाम उड़ान बैच 2.0 ही है। बस आपको क्या करना है, अपनी ब्रांच को देखना है ना। जैसे आपकी ब्रांच CS आईटी और CS एलाइड है तो इस ब्रांच के लिए 2 बैच अवेलेबल हैं। इस बैच में आपको थर्ड और फोर्थ के सारे सब्जेक्ट मिलेंगे और इस बैच के अंदर केवल थर्ड सेम के मिलेंगे और इसमें मैथमेटिक्स 4 नहीं मिलेगा। अगर आप इस बैच में एनरोल करते हैं तो मैथमेटिक्स 4 में आपको अलग से एनरोल करना पड़ेगा। इसी तरीके से अदर ब्रांच के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, बैचेस अवेलेबल हैं और इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी अवेलेबल है। अगर कोई स्टूडेंट इंडिविजुअल सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी। पहले हम सेट थ्योरी का बेसिक्स कवर करेंगे और उसके बाद हम ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि व्हाट इज सेट। सेट क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। इसका मतलब यह है कि हम किसी भी कलेक्शन को सेट कह सकते हैं अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइन हो और उस कलेक्शन के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो। तो हमें बस ये समझना है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने यहां पर 2 एग्जाम्पल लिए हैं कलेक्शन के। एक है कलेक्शन ऑफ वोवेल्स। आप सब जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे पास 5 वोवेल्स होते हैं। कौन कौन से? AEIOU, है ना। अब पूरी दुनिया में आप किसी से भी पूछो कलेक्शन ऑफ वोवेल्स तो सबका आंसर होगा AEIOU। इसका मतलब सबका आंसर सेम होगा। तो ऐसा कलेक्शन जिसमें सबका आंसर सेम होता है, ऐसे कलेक्शन को हम कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो कलेक्शन ऑफ वोवेल्स क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये एक सेट है। क्या है? ये सेट है। बोलो बात समझ में आ रही है? अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखो वेल डिफाइंड कलेक्शन के आप हजारों एग्जांपल अपने दिमाग में सोच सकते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। ये सब वेल डिफाइंड कलेक्शन है क्योंकि सबका आंसर सेम होगा। अब इस दूसरे कलेक्शन को देखो, कलेक्शन ऑफ बेस्ट बुक्स। क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है? ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि बेस्ट बुक का जो कलेक्शन होगा वो मेरे अकॉर्डिंग कुछ और होगा। भाई जो किताबें मुझे अच्छी लगती हैं मैं उनको बेस्ट बुक्स कहूंगा, आपके अकॉर्डिंग बेस्ट बुक्स कुछ और होंगी, किसी और से पूछेंगे उनके अकॉर्डिंग बेस्ट बुक्स कुछ और होंगी। इसका मतलब यहां पर आंसर सबका सेम नहीं है। तो ये जो कलेक्शन है ये कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। इस तरह के आप हजारों एग्जाम्पल अपने दिमाग में सोच सकते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ बेस्ट टीचर्स, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, सबके अकॉर्डिंग अलग अलग बेस्ट टीचर्स हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इस कलेक्शन को हम सेट नहीं कह सकते। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है। आगे लिखा है डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो ये तो बहुत आसान है। कलेक्शन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। सेम एलिमेंट कलेक्शन के अंदर रिपीट नहीं करना चाहिए, उसी को हम सेट कहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस बात को हमेशा याद रखना कि सेट के अंदर कभी भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करता है, सारे एलिमेंट डिफरेंट होते हैं। सेट की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और वो ये है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। सेट के अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उससे सेट चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने एक सेट लिखा 1, 2, 3, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये एक सेट है। और एक दूसरा सेट मैंने लिखा 2, 1, 3। तो क्या ये दोनों सेट अलग अलग हैं? नहीं, ये दोनों सेट अलग नहीं है, ये दोनों सेट सेम है, बस इनका ऑर्डर अलग अलग है, एलिमेंट की पोजीशन अलग अलग है। और सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो वही चीज मैंने यहां पर लिखी है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। हम एलिमेंट्स की जगह पर ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं और मेंबर भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। अब आगे बढ़ते हैं ना।
हाउ टू राइट अ सेट, सेट को लिखते कैसे हैं, सेट को लिखने का तरीका क्या है, तो वो समझिए जरा। देखिए, अगर हमें कोई सेट लिखना है तो लेफ्ट हैंड साइड में हम सेट का नाम लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, सेट का नाम लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट्स लिखेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? लेफ्ट हैंड साइड में सेट का नाम होगा, राइट हैंड साइड में कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, लेफ्ट में क्या है, सेट का नाम है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे हैं। नाउ नेम ऑफ द सेट आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट के जो नाम होते हैं ना, उनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। आप यहां पर देख सकते हैं, इसको हमने कैपिटल ए से डिनोट किया। अब ये वॉवल्स का सेट है तो कैपिटल वी से डिनोट कर दिया। यहां पर आप देखो, इसको हमने ए से डिनोट किया है, इसको हमने बी से डिनोट किया। तो कैपिटल लेटर से ही हमेशा आपको डिनोट करना है। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। अगर आपको सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखने हैं और अल्फाबेट लिखने हैं तो आप हमेशा स्मॉल एलिमेंट्स लिखेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने यहां पर कैपिटल नहीं लिखा, स्मॉल लेटर्स लिखे हैं। तो सेट का नाम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और अगर सेट के एलिमेंट्स आपको लिखने हैं तो वो हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? यहां पर देखो, दो एग्जांपल लिखे हैं। ये हमारा सेट है, इसमें आपके 5 नेचुरल नंबर है, स्टार्टिंग के 5 नेचुरल नंबर। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है और ये सेट है। नीचे एक और एग्जांपल लिखा है, और ये दोनों के दोनों एग्जांपल सेम है। इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 आएगा। ये दोनों सेट एग्जैक्टली सेम है, लेकिन इन दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। इसका मतलब सेट को रिप्रेजेंट करने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो हमें अब यहां पर यह समझना है कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फॉर्म। हम सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा स्टेटमेंट फॉर्म भी होती है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे, उसका यूज भी नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही? और एक और इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन होती है सेट की, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को हम आगे जाकर के पढ़ेंगे आज के ही लेक्चर में। क्लियर? तो अभी हम बात करेंगे रोस्टर फॉर्म की और सेट बिल्डर फॉर्म की। अब ध्यान दीजिएगा, रोस्टर फॉर्म में हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समझ लेते हैं। देखो, रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं और उनके बीच में कॉमा लगाते हैं। तो अगर आपने एलिमेंट्स को कॉमा लगा करके लिखा है तो इस फॉर्म को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, और यही मैंने यहां पर लिख रखा है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है। ये भी रोस्टर फॉर्म है, ये भी रोस्टर फॉर्म है, ये भी रोस्टर फॉर्म है। ये रोस्टर फॉर्म नहीं है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब जरा ध्यान दीजिएगा। तो रोस्टर फॉर्म तो आपको समझ में आ गई, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिखेंगे और कॉमा लगा के उनको सेपरेट कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर नोट करके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म। हम सभी इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। देखो, ये इनफाइनाइट सेट है, क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये इनफाइनाइट सेट है, लेकिन इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर रियल नंबर का सेट होगा या रेशनल नंबर का सेट होगा तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को नहीं लिखते, हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लिखते हैं, और जो एलिमेंट्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा वो सेट के अंदर आएगा। ध्यान दीजिएगा यहां पर। तो यहां पर हम एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे, यहां पर हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल पर। देखो, यहां पर सेट बिल्डर फॉर्म के मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, इनको ध्यान से देखना जरा। ये हमारा सेट ए है और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं हमने उनकी प्रॉपर्टी को यहां पर लिखा है। तो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स। यहां पर जो ये एक्स है ना, एक्चुअल में ये एक्स एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ गई? हमें करना क्या है, हमें एक्स लिखना है और इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है। अब देखो, इसकी प्रॉपर्टी को लिखेंगे कैसे, एक्स, उसके बाद ये 2 सेमीकोलन लगाएंगे,
या आप केवल वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। तो ये दो नोटेशन है, दोनों में से किसी का यूज भी आप कर सकते हैं। इन दोनों का मतलब होता है सच दैट। तो यहां पर हमने पहले x लिखा, अब हम इसके x की प्रॉपर्टी लिखेंगे। सच दैट का मतलब है कि यहां पर अब हम x की प्रॉपर्टी लिखेंगे। x की प्रॉपर्टी क्या है कि x नेचुरल नंबर है और x की जो वैल्यू है वो 5 से 10 के बीच में है। अब मुझे आप ये बताइए कि 5 से 10 के बीच में कौन कौन से नेचुरल नंबर आते हैं, क्योंकि x नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू 5 से 6 के बीच में है। तो 5 से 6 के बीच में पहला नेचुरल नंबर होता है 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8 और उसके बाद 9। तो 5 से 10 के बीच में ये 3 नेचुरल नंबर, सॉरी ये 4 नेचुरल नंबर आते हैं। बोलो बात समझ में आ रही? तो ये क्या है, हमारी स्टैट बिल्डर फॉर्म है और हमने इस स्टैट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आप स्टैट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और रोस्टर फॉर्म को स्टैट बिल्डर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सभी स्टैट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे आप इस सेकंड एग्जांपल को देखो, ये भी हमारी स्टैट बिल्डर फॉर्म है। अब देखो इसमें क्या है, यहां पर भी हमारे पास इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने डिनोट किया x से। तो x क्या है, इस सेट के एलिमेंट्स हैं। अब देखो x की प्रॉपर्टी क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और x की वैल्यू 5 से 10 के बीच में है। तो क्या हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे सर क्यों नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको समझाता हूं क्यों नहीं कर सकते। देखो इस सेट के अंदर 5 से लेकर के मतलब 5 से 10 के बीच में जितने भी रियल नंबर है सबको लिखना है। मुझे एक बात बताओ, 5 के बाद कौन सा रियल नंबर आएगा? क्या ये हम जानते हैं? नहीं जानते। पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता कि 5 के बाद क्या आएगा। बात समझ में आ रही है? 5 के बाद कौन सा रियल नंबर आएगा, इसका आंसर पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है और ये आप अच्छे से जानते हैं कि 5 के बाद आएगा क्या आएगा, किसी को नहीं पता। भाई कोई कहेगा 5.1 आएगा, कोई कहेगा 5.01 आएगा। तो ये तो आप बोलते रहें, कभी बता ही नहीं पाएंगे कि 5 के बाद क्या आएगा। तो जब हमें यही नहीं पता कि 5 के बाद क्या आएगा तो हम कॉमा लगा के नंबर को लिखेंगे कैसे? इसका मतलब हम इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हम रियल नंबर के सेट को या रेशनल नंबर के सेट को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चल के हम रिप्रेजेंटेशन का एक मेथड और पढ़ेंगे, वेन डायग्राम आगे पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं यहां पर कार्डिनल नंबर की। इसकी बात करते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, या हम इसको कहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। अब कार्डिनल नंबर क्या? बहुत आसान है। अगर आपको किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर बताना है तो उस सेट के एलिमेंट को काउंट कर लो, जितने एलिमेंट्स होंगे वही उसका कार्डिनल नंबर होगा। और वही चीज मैंने यहां पर लिखी है, द कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट। कितना आसान है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसको हम दो तरीके से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है ए और हमें उसका कार्डिनल नंबर लिखना है, तो या तो हम ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे। दोनों नोटेशन का आप यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों में से किसी एक का यूज करना है। अब एग्जाम्पल देखो, यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिखे, इनसे आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। देखो ये एक सेट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, तो इसका कार्डिनल नंबर हो गया 4। इसके अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 5, कार्डिनल नंबर हो गया 5। इसके अंदर केवल एक एलिमेंट है तो इसका कार्डिनल नंबर हो गया 1। इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है तो इसका कार्डिनल नंबर हो गया 0। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कार्डिनल नंबर क्या होता है ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां से क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सेट्स का, मतलब टाइप्स ऑफ सेट। और ये बहुत आसान है क्योंकि सेट का नाम, जो सेट का नाम होता है ना, वो ही बता देता है कि सेट का मतलब क्या है। सेट के नाम से आपको सेट का मतलब समझ में आ जाएगा। तो ये सारे सेट बहुत आसान है, इनको याद रखना भी बहुत आसान है। तो वन बाय वन सबको डिस्कस कर लेते हैं। पहला सेट है हमारे पास एम्प्टी सेट, या इसको हम नल सेट भी कहते हैं या फिर इसको हम वॉइड सेट भी कहते हैं। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा सेट जो खाली है। खाली है मतलब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है।
तो वही चीज तो यहां पर लिखी है, एन एम्प्टी सेट इज अ सेट दैट कंटेन नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। और इसको डिनोट करने के दो तरीके होते हैं। एम्प्टी सेट को या तो हम दो करली ब्रैकेट बनाएंगे और इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो इसका मतलब ये क्या है, एक एम्प्टी सेट है। या फिर एम्प्टी सेट का एक नोटेशन ये भी है, आप ऐसे फाई बना देंगे, तो फाई जो होता है ये एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। बोलो बात समझ में आ रही है। अब यहां पर देखो दो एग्जांपल लिखे हैं। ए क्या है, एम्प्टी सेट है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका कार्डिनल नंबर 0 है। इसको देखो जरा, ये बी सेट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, जरा ध्यान देना। देखो यहां पर क्या है, एक्स है, और एक्स जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और एक्स की वैल्यू 4 और 5 के बीच में है। मुझे एक बात बताइए, 4 और 5 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर आता है क्या, नहीं आता है। इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ये आपका एम्प्टी सेट है, इसका कार्डिनल नंबर 0 है। एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर 0 होता है। आगे चलते हैं ना, सिंगलटन सेट, नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट होगा, सिंगल एलिमेंट होगा, उसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे। तो सिंगलटन सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट होता है। अ सिंगलटन सेट इज अ सेट दैट कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट, जिसमें केवल एक एलिमेंट है। ठीक है, अब यहां पर देखो कुछ एग्जांपल लिखे हैं। सिंगलटन सेट का जो कार्डिनल नंबर होगा वो 1 होगा। आप इसको ध्यान से देखो, इसके अंदर केवल एक एलिमेंट है। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि सर ये जो फाइव लिखा है ये तो एम्प्टी सेट होता है, तो फिर ये सिंगलटन कैसे हो गया। तो बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, जब केवल फाइव लिखा हो, अकेला फाइव लिखा हो, तो उसका मतलब है एम्प्टी सेट। लेकिन अगर फाइव कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो अब यहां पर ये सेट नहीं है, अब यहां पर ये सेट का एक एलिमेंट है। बात समझ में आ रही है। तो ये एक एलिमेंट है, ये सिंगलटन सेट है। इसको देखो जरा ध्यान से, यहां पर जो हमारे पास ए सेट है, इसके अंदर एम्प्टी सेट लिखा हुआ है। मैंने अभी भी आपको क्या कहा, अगर एम्प्टी सेट किसी सेट के अंदर आता है तो वो एलिमेंट का काम करेगा। तो यहां पर इस सेट के अंदर भी एक एलिमेंट है, इसका मतलब ये भी सिंगलटन है। तो इसका भी कार्डिनल नंबर 1 है, इसका भी कार्डिनल नंबर 1 है, और इसका भी कार्डिनल नंबर 1 है। अब इसको चेक करते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, एक्स है, और एक्स की प्रॉपर्टी ये है कि एक्स स्क्वायर 4 होना चाहिए, और एक्स जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर 4 होगा। तो केवल एक ही नेचुरल नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर 4 होता है, और वो 2 है। तो इसका मतलब इसके अंदर एक ही एलिमेंट आएगा, और वो आएगा 2। बोलो बात समझ में आ गई। देखो अगर यहां पर मैं इसको रियल नंबर कर दूं, तो फिर ये सिंगलटन सेट नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि दो रियल नंबर ऐसे होते हैं जिनका स्क्वायर 4 होता है, एक 2 और एक -2। लेकिन यहां पर लिखा नेचुरल नंबर, तो एक ही एलिमेंट आएगा। तो ये दोनों सेट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो एम्प्टी सेट है ना, ये बहुत आसान है और इसका यूज बहुत ज्यादा है। तो इसलिए एम्प्टी सेट का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका यूज आगे चल के बहुत ज्यादा करेंगे हम। नेक्स्ट सेट है हमारे पास फाइनाइट सेट। देखो नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, ये दो सेट लिखे हुए हैं, दोनों में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारे फाइनाइट सेट हैं। इनफाइनाइट सेट, अगेन नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उनको हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। जैसे यहां पर देखो दो एग्जांपल है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इनफाइनाइट है। ये क्या आपका, ये रियल नंबर का सेट है, क्योंकि रियल नंबर के सेट को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है ना। तो एक्स क्या है, यहां पर रियल नंबर है, तो ये दोनों के दोनों सेट क्या है, इनफाइनाइट है। और अगर हमसे कार्डिनल नंबर पूछा जाए, तो देखो हम फाइनाइट सेट का तो कार्डिनल नंबर बता सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट सेट का नहीं बता सकते, क्योंकि वहां पर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट सेट है सब सेट एंड सुपर सेट। अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात समझ में। देखो एम्प्टी सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे सबसेट और सुपर सेट पे। क्या होता है सबसेट और क्या होता है सुपर सेट, बहुत आसान है। लेट ए एंड बी आर टू सेट। मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं, एक ए है और एक बी है।
ए सेट है और बी सेट है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट के अंदर हैं तो हम कह सकते हैं कि जो ए सेट है वो बी का सबसेट है। वही यहां पर लिखा हुआ है, देखो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, क्योंकि हम पूरा लिखेंगे तो नहीं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, हम यहां पर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हम इसको डिनोट करेंगे। कैसे करेंगे, इस तरीके से। देखो ये जो नोटेशन है ना, ये सबसेट की नोटेशन है, तो इसको रीड कैसे करते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर सेट ए लिखा है 2 4 6 और सेट बी लिखा है 1 2 3 4 5 6। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है, सबसेट की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं तो ए बी का सबसेट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखो 2 है यहां पर, 2 यहां पर प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है और 6 भी प्रेजेंट है। तो ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ए के सारे एलिमेंट अगर बी में प्रेजेंट है तो ए बी का सबसेट होगा। बी के अंदर ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट अगर हैं तो ए बी का सबसेट होगा। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल देखो, यहां पर ए सेट में 1 2 9 लिखा है और बी सेट में 1 2 3 4 5 6 लिखा है। तो अब चेक करते हैं, देखो 1 तो है, 2 भी है, लेकिन 9 नहीं है यहां पर। इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। देखो यहां पर ये सबसेट है और अगर सबसेट नहीं है तो आप इसको ऐसे करके क्रॉस कर देंगे, इसका मतलब ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा सबसेट का। अब यहां पर सबसेट की 2-3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एम्प्टी सेट होता है ना वो सबका सबसेट होता है। मतलब अगर आपको किसी भी सेट के सबसेट लिखने हैं तो सबसे पहला सबसेट होगा एम्प्टी सेट। बोलो बात समझ में आ रही है ना। दूसरा, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपना भी सबसेट होता है। बात समझ में आ रही है। जैसे ए जो होगा वो ए का सबसेट होगा, तो अगर आपको किसी सेट के सबसेट लिखने हैं तो पहला सबसेट होगा एम्प्टी सेट और आखिरी सबसेट वो अपने आप होगा, और बाकी के जो सबसेट होंगे वो एलिमेंट्स पर डिपेंड करेंगे। इसका मतलब ये है, किसी भी सेट के अगर हम सबसेट लिख रहे हैं तो 2 सबसेट तो हमें पहले से पता है, एक एम्प्टी सेट और एक वो खुद अपने आप। क्लियर है ना। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स। अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं और हम उसके सबसेट लिख रहे हैं तो उसके कितने सबसेट होंगे। तो वही चीज यहां पर लिखी गई है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट इक्वल टू 2 की पावर n। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक सेट है A और इसके अंदर 3 एलिमेंट लिखे हैं 1 2 3। अब मैं आपसे कहता हूं कि इसके सबसेट लिख कर दिखाओ, इसके सबसेट लिख करके दिखाओ। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसके कितने सबसेट बनेंगे। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 3 एलिमेंट है। तो कितने सबसेट बनेंगे, 8, और उसके बाद आप 8 के 8 सबसेट बना देंगे। कैसे बनाते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बना के दिखाऊंगा। क्लियर है। चलिए ना, तो ये आपको समझ में आ गया कि सबसेट क्या होता है। अब बात करते हैं सुपरसेट की कि सुपरसेट क्या है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है देन बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ बी। तो जो बी होगा वो ए का सुपरसेट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये सबसेट का सिंबल है और ये सुपरसेट का सिंबल है। तो अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या होगा, सुपरसेट होगा। बोलो बात समझ में आ गई। अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से सबसेट के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। हमें यहां पर ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं उनको लिखना है। तो हमारे पास यहां पर गिवन है सेट ए।
सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, ए कॉमा बी कॉमा सी। अब हमें इनके सबसेट लिखने हैं, है ना, सबसेट, ऑल पॉसिबल सबसेट, ऑल पॉसिबल सबसेट्स। कितने सेट सबसेट पॉसिबल होंगे, पहले तो नंबर देखो कि कितने बनेंगे। तो ऑल पॉसिबल सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 3, क्योंकि यहां पर 3 एलिमेंट है, 1 2 3। तो इसका मतलब इसके कितने सबसेट बनेंगे, 8 सबसेट बनेंगे, 8। बात समझ में आ रही, 8 सबसेट बनेंगे। बनाते हैं 1 बाय 1 करके। पहला सबसेट कौन सा होगा, मैंने आपको बताया था किसी भी सेट का पहला सबसेट एम्प्टी सेट होता है। तो सबसे पहले तो यहां पर आएगा हमारे पास एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट को आप 5 से भी डिनोट कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस सेट का पहला सबसेट हो गया 5। अब देखो जरा दूसरा, है ना, आखिरी सबसेट क्या होगा इसका, आखिरी सबसेट ये खुद होगा अपना। अब बीच के जो सबसेट है वो एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। कितने एलिमेंट्स है इसमें, 3 एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब 3 सेट तो एक एक एलिमेंट के बन जाएंगे। देखो एक सेट बनेगा ए से, एक सेट बनेगा बी से और एक सेट बनेगा सी से। तो 3 सबसेट तो ये हो गए। देखो ये तीनों के तीनों इसके सबसेट हैं। क्यों है तीनों सबसेट, देखो ये सेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है ए और ये इसमें प्रेजेंट है, इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो 3 सबसेट तो ये बन गए। उसके बाद यहां पर अब हम सेट बनाए, सबसेट बनाएंगे दो दो के कॉम्बिनेशन में। तो देखो दो दो के कॉम्बिनेशन में कितने सबसेट बनेंगे, एक सबसेट बनेगा ए बी को मिला करके, एक सबसेट बनेगा ए कॉमा बी, दूसरा सबसेट बनेगा बी कॉमा सी। भाई बस आपको दो दो के कॉम्बिनेशन लेने हैं, दो दो के कॉम्बिनेशन। तो दूसरा सबसेट बनेगा बी कॉमा सी और दो के कॉम्बिनेशन में थर्ड सबसेट बनेगा ए कॉमा सी। अब ए कॉमा सी लिखो या सी कॉमा ए लिखो, सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो दो दो के कॉम्बिनेशन में 3 सबसेट बन गए। अब एक आखिरी सबसेट बना है, बचा है, जो ये अपने आप होगा, खुद का सेट, खुद अपना भी ये सबसेट होगा। तो इसका आखिरी सबसेट होगा ए कॉमा बी कॉमा सी। और ये पॉइंट मैंने यहां पर लिखा भी था कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसका मतलब ये जो एबीसी सेट है ये अपना भी तो सबसेट होगा। अब यहां पर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट है। तो इस तरीके से आप किसी भी सेट के सबसेट लिख सकते हैं, बहुत आसान होता है। अगर इसमें 4 एलिमेंट होते तो हमारे 2 की पावर 4 16 सबसेट बनते। पहला सबसेट एम्प्टी सेट होता, उसके बाद 4 सबसेट होते एक एक एलिमेंट के, उसके बाद आप दो दो एलिमेंट के सबसेट बनाते, उसके बाद आप 3 3 के बनाते और आखिरी वो खुद हो जाता। तो मेरे ख्याल से सबसेट का कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल सेट। नाम से समझ में आ रहा है, ऐसे सेट जिसमें एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो। बात समझ में आ रही है। जैसे टू सेट ए एंड बी, हमारे पास दो सेट है, एक ए और एक बी। टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल सेट इफ दे कंटेन एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। अगर हमारे पास दो सेट है, एक ए और एक बी है, और उन दोनों सेट के अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो वो दोनों सेट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। या इसी बात को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, ये है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इसका यूज हम आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करने में करेंगे। देखो क्या लाइन लिखी है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है, ध्यान दीजिएगा, अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ए और बी बराबर होगा। तो अगर आपको कभी भी दो सेट को इक्वल प्रूव करना है तो आप इस लाइन की हेल्प ले सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे दो सेट को इक्वल, मान लीजिए हमें ए और बी को इक्वल प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे, पहले हमें यह शो करना पड़ेगा कि ए जो है वो बी का सबसेट है, उसके बाद यह शो करना पड़ेगा कि बी ए का सबसेट है, और अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो वो दोनों सेट हमेशा इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों है। देखो यहां पर दो एग्जाम्पल लिखे, ये हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है। देखो यहां पर ए के अंदर 2 4 6 8 एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट लिखे हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो जो ए है वो बी का सबसेट है। बी का सबसेट क्यों है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है, तो ए क्या बी का सबसेट है। अच्छा अब जरा ध्यान दो,
जो बी सेट है वो भी तो ए का सबसेट है। क्यों? क्योंकि बी के भी सारे एलिमेंट ए में लिखे हुए हैं, इसका मतलब ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो ये दोनों सेट आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब कहने का तरीका अलग है, बात सेम है। भाई दोनों सेट के अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट लिखे हुए हैं, तो ये दोनों सेट आपस में बराबर होंगे। या इसी बात को हम कैसे कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अब आपको इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और ये जो लाइन लिखी हुई है ना, इसका यूज आगे चल के हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट। अब दो सेट इक्विवेलेंट कब होते हैं? दो सेट इक्विवेलेंट तब होते हैं जब उन दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे हों। सेम एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। मतलब दोनों सेट का कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर दो सेट का कार्डिनल नंबर सेम है तो वो दोनों सेट आपस में क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। यहां पर आप एग्जांपल से देख सकते हैं। देखो सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट लिखे, सेट बी के अंदर भी 4 एलिमेंट लिखे, इसका मतलब दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, तो ये दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट होंगे, और ये इक्विवेलेंट का सिंबल होता है। तो अब आपको इक्विवेलेंट सेट का मतलब समझ में आ गया होगा, इक्वल सेट का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। इनको भी समझ लेते हैं कि भाई प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। देखो, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए जो है वो बी का सबसेट है, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब ये है कि ए बी का सबसेट तो है, लेकिन ए और बी बराबर नहीं है। ए और बी बराबर नहीं है, ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो अगर ए बी का सबसेट है लेकिन ए और बी बराबर नहीं है, तो ए जो होगा वो बी का प्रॉपर सबसेट होगा। ये लास्ट वाला एग्जांपल देखो, यहां पर ए जो है वो बी का सबसेट है, लेकिन यहां पर ए और बी बराबर है, तो इसका मतलब ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। ए बी का प्रॉपर सबसेट कब होता है? जब ए बी का सबसेट हो लेकिन ए और बी बराबर ना हो, तब ए बी का क्या होता है? प्रॉपर सबसेट होता है। और इसकी नोटेशन थोड़ा अलग होती है। देखो, जब हम बात करते हैं सबसेट की तो हम ऐसे लिखते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। लेकिन अगर प्रॉपर सबसेट है तो हम इक्वल का साइन हटा देते हैं, केवल ऐसे लिखते हैं। तो ये नोटेशन होती है प्रॉपर सबसेट की। तो आपने कई जगह पर देखा होगा कि कई जगह पर लिखा होता है ऐसे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और कई जगह पर लिखा होता है ऐसे। तो इसका मतलब है ए जो है वो बी का क्या है? प्रॉपर सबसेट है। बोलो, बात समझ में आ रही? एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहां पर ए के अंदर 3 एलिमेंट है और बी के अंदर 4 एलिमेंट है। मतलब 1 2 3 यहां पर है, 1 2 3 यहां पर भी है। इसका मतलब ए जो है वो बी का सबसेट है, लेकिन ए और बी बराबर नहीं है, इसलिए ये ए का क्या है? प्रॉपर सबसेट है। बोलो, बात समझ में आ रही है? एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां पर अगर आप यहां पर ऐसा लिख भी देंगे ना तो ये गलत नहीं होगा। बहुत जगह पर आपने देखा होगा कि ए और बी सेट बराबर नहीं होते, फिर भी सिंबल ये वाला लगा होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। भाई बात जब प्रॉपर की आएगी तो हम प्रॉपर को डिफाइन करेंगे। अब आगे देखो, अब बात करते हैं इम्प्रॉपर सबसेट की। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है एंड और ए और बी बराबर है, देन ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जैसे ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहां पर ए और बी बराबर है, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। और अगर प्रॉपर सबसेट नहीं है तो कौन सा सेट होगा? इम्प्रॉपर होगा। देन ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और इम्प्रॉपर सबसेट को हम सीधे लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी। तो अगर ए इक्वल टू बी होगा तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का इम्प्रॉपर सबसेट है। बोलो, बात समझ में आ रही है? नोट करके मैंने एक पॉइंट भी लिखा हुआ है कि एवरी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। भाई अगर मान लीजिए मेरे पास सेट ए है, तो ये अपना सबसेट होगा, लेकिन कैसा होगा? इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ए का इम्प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है। अब हमारे पास आता है पावर सेट, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकेटीयू यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जाम में पावर सेट से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप प्रीवियस 10 इयर्स के पेपर उठा करके देखेंगे तो कम से कम 7 से 8 बार आपको पावर सेट का क्वेश्चन मिलेगा, और बहुत आसान होता है। 3 के नंबर होते हैं, 2 नंबर। ध्यान दीजिएगा, है क्या पावर सेट? क्या है पावर सेट? इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट। अगर आपको किसी भी सेट का पावर सेट निकालना है
तो पहले उस सेट के सबसेट निकालो, और सेट के जो सबसेट होंगे उनका जो सेट होगा उसी को हम कहते हैं पावर सेट। द पावर सेट ऑफ ए सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। बोलो बात समझ में आ रही? अब इसकी नोटेशन देखो, नोटेशन क्या होगी? अगर हमारे पास सेट ए है तो सेट ए का जो पावर सेट होगा उसको हम ऐसे लिखते हैं या फिर 2 की पावर में ए लिखते हैं, और अगर सेट बी होगा तो यहां पर ए की जगह बी आ जाएगा। नोटेशन यही रहेगी। नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है, इफ अगर मान लीजिए हमारे पास सेट ए गिवन है और सेट ए का कार्डिनल नंबर m है, तो पावर सेट का जो कार्डिनल नंबर होगा वो 2 की पावर m होगा। ऐसा क्यों भाई? सीधी सी बात है, सेट ए के अंदर कितने सबसेट, सेट ए से कितने सबसेट बनते हैं, उसके कार्डिनल नंबर। देखो हमारे पास अगर गिवन सेट ए है, गिवन सेट अगर हमारे पास ए है और उसके अंदर m एलिमेंट्स हैं, तो उसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर m बनेंगे। तो ए के जितने भी सबसेट हैं वो पावर सेट के अंदर आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सेट के जितने नंबर ऑफ सबसेट होते हैं वही हमारा पावर सेट का कार्डिनल नंबर भी होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, बहुत आसान है। अब ये जो एग्जाम्पल है बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने पहले से सॉल्व कर रखे हैं, बस मैं आपको सॉल्यूशन समझा देता हूं, सबको समझ में आ जाएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो हमसे क्या कहा जा रहा है कि राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ए के, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट लिखो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए के सारे सबसेट लिखेंगे। तो ये हमारे पास सेट ए गिवन है, इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 3 8, भाई 8 सबसेट इसके बनेंगे। पहला सबसेट क्या होगा? पहला सबसेट होगा नल सेट। अब नल सेट या एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप एम्प्टी सेट को 5 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर 2 कर्ली ब्रैकेट बना दिए, बीच में कोई एलिमेंट नहीं लिखा है, इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है। तो किसी भी सेट का पहला सेट एम्प्टी सेट होता है। अब 3 सेट बनेंगे यहां पर तीनों एलिमेंट से, यहां पर आएगा 1, यहां पर क्या आएगा? 1 आएगा भाई, 1 आएगा। देखो यहां पर 3 एलिमेंट है तो तीनों से एक सेट बन जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको कराया था। उसके बाद 3 सेट और बनेंगे 2-2 के पेयर में, एक सेट बनेगा 1 2 से, एक बनेगा 2 3 से, और एक बनेगा 1 3 से, और आखिरी जो सबसेट होगा वो खुद होगा ये सेट, है ना, 1 2 3। बोलो बात समझ में आ रही है? कितने सबसेट बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। 8 ही बनने चाहिए थे ना। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो सेट ए का पावर सेट चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी सबसेट हैं इनको सेट के अंदर लिखेंगे। देखो पावर सेट का ये कर्ली ब्रैकेट आ गया और ये वाला कर्ली ब्रैकेट आ गया, और इन दोनों कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये सारे के सारे सबसेट अगर आप लिख दें तो यही होता है हमारा पावर सेट। बोलो बात समझ में आ रही है? तो पावर सेट के अंदर सेट आते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, क्योंकि ये सारे के सारे सेट पावर सेट के अंदर हैं, तो अब पावर सेट के लिए ये एलिमेंट्स का काम करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको पावर सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और यहां पर आप देख सकते हैं पावर सेट का जो कार्डिनल नंबर है वो 8 है। कितना है? 8। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन हमारा एकेटीयू यूनिवर्सिटी में आ चुका है 2023 एंड 24 में। 2 मार्क्स में आया था, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। 2 मार्क्स का है और इसमें 2 पार्ट पूछे गए थे, 1 नंबर का ये, 1 नंबर का ये। देखो जरा ध्यान से। तो पहले इस वाले की बात करते हैं। ये हमारे पास सेट ए है, इसके अंदर अगर आप देखो तो ये क्या, ये एम्प्टी सेट है, और ये क्या है, ये सिंगलटन सेट है। लेकिन ये एम्प्टी सेट हो या सिंगलटन सेट हो, हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमें तो ए का पावर सेट निकालना है। तो ए सेट के लिए ये दोनों के दोनों एलिमेंट का काम करेंगे। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 2 4 बनेंगे। तो बस हमें 4 सबसेट बनाने हैं। पहला सबसेट क्या होगा? पहला सबसेट होगा एम्प्टी सेट। क्या होगा? एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं 5 से। अब एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, आप यहां पर इस 5 की जगह पर ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी एम्प्टी सेट की ही नोटेशन है। बोलो बात समझ में आ रही है? कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि यहां पर जो मैंने 5 लिखा वो ये वाला 5 है। नहीं, ये वाला 5 नहीं है। जो पहला सबसेट होता है वो एम्प्टी सेट होता है। अच्छा, अब
दो सेट बनेंगे इन दोनों एलिमेंट से। तो देखो पहला सेट इस वाले एलिमेंट से बनेगा, ये बन गया, और दूसरा सेट इससे बनेगा। देखो ये एलिमेंट है तो हमें इसके बाहर ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे तब जाके ये सेट बनेगा। तो दो सेट ये बन गए, और जो थर्ड सेट होगा, फोर्थ सेट होगा, वो ये खुद होगा अपना सबसेट। तो देखो ये खुद आ गया पूरा का पूरा अपना सबसेट। तो ये हमारे 4 सबसेट बन गए। अब हमें लिखना है पावर सेट ऑफ ए, मतलब हमें इसका पावर सेट लिखना है। तो पावर सेट के अंदर ये चारों के चारों सबसेट आ जाएंगे। तो देखो मैंने चारों को यहां पर लिख दिया है ना, चारों को यहां पर लिख दिया। आप इसकी जगह पर, इस फाई की जगह पर ये ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया। अब इसको देखो बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि यहां पर फाई लिखा था, यहां पर इन्होंने ए लिख दिया, और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। यहां पर ये दोनों हमारे लिए एलिमेंट का काम करेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट 4 होंगे, उसके बाद हम चारों को लिख देंगे। इसका पहला सबसेट क्या होगा? 5 होगा। देखो यहां पर दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों क्वेश्चन में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। देखो इसका पहला सबसेट क्या है? 5 है। इसका भी पहला सबसेट क्या? 5 है। सबका पहला सबसेट 5 होता है, मतलब एम्प्टी सेट होता है। यहां पर स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर यहां पर भी 5 लिखा और ये भी 5 लिखा है, और यहां पर पहला एलिमेंट ए है, यहां पर 5 है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो 5 मैंने यहां पर लिखा है ये वाला नहीं है, ये एम्प्टी सेट है। ये वाला 5 तो इसके अंदर आया है और ये इसके अंदर आया है। तो अब आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर देखो चारों सबसेट आ गए, उसके बाद चारों को उठा करके आप ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो हमें पावर सेट मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि 2023 और 24 में आ चुका है। अब हम चलते हैं अगले सेट पे, और हमारा लास्ट सेट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाएंगे। भाई यूनिवर्सल मतलब, यूनिवर्स मतलब जिसके अंदर सब कुछ है। लेकिन यहां पर जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, इसका साइज डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। मतलब जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं या जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा कि यूनिवर्सल सेट का साइज क्या होगा। मान लीजिए आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, है ना, तो उस प्रॉब्लम के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उन सब का जो सेट होगा उसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर केवल 5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, तो उस प्रॉब्लम के लिए यूनिवर्सल सेट के अंदर केवल 5 एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सल सेट क्या है। यूनिवर्सल सेट का साइज डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। या हम इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं उस प्रॉब्लम के अंदर जितने भी सेट हैं उन सब का सुपर सेट होता है यूनिवर्सल सेट। और यही बात मैंने यहां पर लिखी है, द यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इन अ पर्टिकुलर डिस्कशन और प्रॉब्लम। समझ में आ गया? जो चीज समझाई वही लिखी है। या फिर सुपर सेट ऑफ ऑल सेट अंडर कंसिडरेशन, आपकी प्रॉब्लम में जितने भी सेट हैं उन सब का जो सुपर सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास अब आता है वेन डायग्राम। टाइप्स ऑफ सेट हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम बात करेंगे वेन डायग्राम की। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि रोस्टर फॉर्म जिसको हम पढ़ चुके हैं, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ चुके हैं, स्टेटमेंट फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, यूज नहीं करते हैं इसलिए हमने पढ़ा नहीं है। स्टेटमेंट फॉर्म में कुछ नहीं होता, केवल सेट को एक स्टेटमेंट से डिनोट कर देते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा मेथड होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का वो होता है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मतलब सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पिक्टोरिकली, मतलब विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करते हैं। और वेन डायग्राम से हम डिफरेंट सेट के बीच में जो रिलेशन है उसको भी शो कर सकते हैं। तो वही चीज यहां पर लिखी है, a Venn diagram is a pictorial representation of a set used in set theory to show the relationship between different set। अलग अलग सेट के बीच में हम रिलेशनशिप को भी शो कर सकते हैं। यहां पर मैंने 3 डायग्राम बना रखे हैं। अब ये तीनों डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा। जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो वेन डायग्राम में सबसे पहले हम बनाते हैं यूनिवर्सल सेट। तो ये जो आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, तीनों डायग्राम में जो रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रहा है। तो यहां पर यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट,
इस तरीके से हम कोने में यूनिवर्सल सेट के लिए यू लिखते हैं। उसके बाद यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। मैंने यहां पर दो दो सेट को लिया है। जैसे आप यहां पर देखो, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो अगर आप ध्यान से देखें, इन दोनों सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों सेट में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों सेट अलग अलग हैं। बोलो, बात समझ में आ रही है? यहां पर आप देखो, इसके अंदर भी दो सेट हैं, लेकिन इन दोनों सेट के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन तो है, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ कॉमन पार्ट है। यहां पर सेट ए पूरा पूरा सेट बी के अंदर है, इसका मतलब इन दोनों में भी कुछ रिलेशन है। और रिलेशन को शो करने के लिए हम वेन डायग्राम बनाते हैं। और वेन डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेट थ्योरी के जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, उनको हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। तो वेन डायग्राम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन सेट थ्योरी टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। बात समझ में आ रही है? तो वेन डायग्राम की हेल्प से आगे चल के हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक बात बता दो, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन सॉल्यूशन बहुत आसान होता है जब हम उसको वेन डायग्राम से करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेट। ये हमारे सिलेबस का टॉपिक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेट। कॉम्बिनेशन ऑफ सेट का मतलब है ऑपरेशन ऑन सेट। अब जरा ध्यान देंगे, सेट का पहला ऑपरेशन है यूनियन। सेट का पहला ऑपरेशन है यूनियन, और इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह के सिंबल से, मतलब यू के जैसा सिंबल होता है, लेकिन थोड़ा सा वाइड होता है। तो ये यूनियन का क्या है, सिंबल है। यूनियन को हम दो सेट के ऊपर अप्लाई करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो अगर हमें दोनों का यूनियन करना है तो उसको कैसे लिखेंगे, ए और ये यूनियन का सिंबल बनाएंगे बी। तो इसको हम रीड कैसे करते हैं, इसको हम रीड करते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। और जो ए यूनियन बी है वो भी एक सेट है। देखो, ए सेट है, बी सेट है, और ए और बी का जो यूनियन होगा वो भी एक सेट होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ए और बी का जो यूनियन है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो यहां पर लिखा है, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ए कॉमा बी और बोथ। मतलब ए और बी का जो यूनियन होगा उसके अंदर ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे, बी के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको एक बार लिखेंगे, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते। बस यही कॉन्सेप्ट होता है यूनियन का। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो, यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा है, सेट ए, इसके अंदर 1 2 3 है, सेट बी के अंदर 2 3 4 5 है। तो इन दोनों का जो यूनियन होगा ना, उसके अंदर सेट ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे और सेट बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको एक बार लिखेंगे। तो पहले ये देखो कॉमन कौन कौन से हैं, 2 और 3 कॉमन है। 2 और 3 क्या है, कॉमन है। तो 2 और 3 एक एक बार आएगा। देखो 1, देखो यहां पर देखो 1 2 3, 1 2 3 तीनों आ गए। अब क्योंकि 2 3 आ चुका है तो 2 3 दोबारा नहीं आएगा, अब 4 और 5 आएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यूनियन का मतलब क्या है। अब यूनियन के लिए वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, यूनियन के लिए इस तरह का वेन डायग्राम बनता है। ये सेट ए है और ये सेट बी है। मान लीजिए सेट ए में दो एलिमेंट है 1 और 2, और सेट बी के अंदर भी दो एलिमेंट है 2 और 3। तो दोनों सेट के अंदर एक एलिमेंट कॉमन है 2, 1 और 3 तो अलग अलग है। देखो 2 दोनों सेट में आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनियन का वेन डायग्राम हो गया। यहां पर अगर मैं ए यूनियन बी को कैलकुलेट करूंगा तो ए यूनियन बी आ जाएगा 1, 2, 3। देखो, जो एलिमेंट दोनों में आ रहा है वो एक ही बार लिखा जाएगा। समझ में आ गया? तो ये हमारा यूनियन के लिए वेन डायग्राम होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, यूनियन की जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका यूज भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, क्या है ए यूनियन बी का मतलब होता है, मतलब एक तरह से ए यूनियन बी की ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है एक्स, और एक्स की प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स जो है वो ए को बिलोंग करेगा या बी को बिलोंग करेगा। और का मतलब क्या हो गया, या तो ए को बिलोंग करेगा या बी को बिलोंग करेगा या दोनों को बिलोंग करेगा। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म होती है यूनियन की, जो आपको पता होनी चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूनियन क्या है और यूनियन का वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं।
यूनियन की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, ये सब आपको अच्छे से समझना है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन पे। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन को हम इस तरह के सिंबल से डिनोट करते हैं। और अगेन इंटरसेक्शन को हम दो सेट के ऊपर अप्लाई करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं, एक ए और एक बी। तो अगर हमें दोनों का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है तो हम ऐसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इसको रीड कैसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी एक सेट होगा, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इसके अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो सेट ए और बी के कॉमन एलिमेंट से केवल कॉमन आएंगे। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा है, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8 10 और यहां पर है 1 2 3 4। हमें दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है? देखो 2 दोनों में कॉमन है, 2 क्या है, दोनों में कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन है, 6 कॉमन नहीं है, 8 कॉमन नहीं है, 10 कॉमन नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर केवल 2 4 आएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरसेक्शन, दो सेट का इंटरसेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब वेन डायग्राम, दो सेट का इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं दो सेट के लिए। देखो ये सेट ए, ये सेट बी, सीधी सी बात है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा उसमें केवल एक ही एलिमेंट, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा उसमें केवल कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं लिख देता हूं 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो आप यहां पर देख सकते हैं इन दोनों सेट में एक एलिमेंट कॉमन है 2, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा उसके अंदर केवल 2 आएगा। तो इंटरसेक्शन में केवल कॉमन पार्ट आता है, कॉमन पार्ट्स के एलिमेंट आते हैं। नेक्स्ट, तो अब आपको वेन डायग्राम समझ में आ गया। यहां पर एक और चीज है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? ऐसे दो सेट जिनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। आप वेन डायग्राम से देख सकते हैं इन दोनों सेट के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये दोनों सेट कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट है। तो अगर हम दो डिसजॉइंट सेट का इंटरसेक्शन ले लें तो हमें एक एम्प्टी सेट मिलेगा, क्योंकि सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा, हमें मिलेगा नल सेट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर देखो एग्जांपल भी लिखा है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, हमें दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, लेकिन दोनों के बीच में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ सेट। मतलब अब हमें दो सेट का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो पहले तो देखो डिनोट कैसे करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो सेट है, एक ए और एक बी। अगर हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है तो या तो हम ए माइनस बी लिखेंगे या फिर इस तरह से स्लैश लगा देंगे। तो दोनों का मतलब क्या है, डिफरेंस है, ये नोटेशन हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, फॉर एनी टू सेट ए और बी, अब यहां पर हमें यह समझना है कि ए माइनस बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। बहुत आसान है, ए माइनस बी कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट बी। मतलब ए माइनस बी के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में तो प्रेजेंट हैं लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं है। बात समझ में आ रही? ए में प्रेजेंट है लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, ये सेट ए है और ये सेट बी है, हमें ए माइनस बी निकालना है। देखो ए के कौन कौन से एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। देखो एक तो 1 यहां पर प्रेजेंट नहीं है, 3 तो प्रेजेंट है, 5 भी प्रेजेंट है, 7 भी प्रेजेंट है, 9 प्रेजेंट नहीं है। तो ए के वो एलिमेंट जो बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है वो ए माइनस बी के अंदर आएंगे। तो देखो हमारे पास यहां पर ए माइनस बी सेट आ गया और इसके अंदर केवल दो एलिमेंट है, 1 और 9। 1 और 9 क्यों है? क्योंकि ये दोनों एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। अब इस बात को वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो ये वेन डायग्राम है, यहां पर हमारे पास ए और बी दो सेट है, तो ए माइनस बी के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। देखो ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो तो दोनों में होते हैं ना। तो हमें क्या करना है, हमें कॉमन एलिमेंट्स को नहीं लेना। आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि ए माइनस बी के अंदर सेट ए के एलिमेंट आएंगे लेकिन वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो ए और बी में कॉमन है। क्लियर होगी बात? तो ये वेन डायग्राम से भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो रीजन है वो ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब देखो इस एग्जांपल में हमसे बी माइनस ए भी पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बी माइनस ए का मतलब क्या है कि बी माइनस ए के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो बी में प्रेजेंट है लेकिन ए में प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो बी में है लेकिन ए में नहीं है? देखो 2 बी में है लेकिन ए में नहीं है, 3 तो है, 4 बी में है लेकिन ए में नहीं है, 5 है, 6 बी में है लेकिन ए में नहीं है।
तो इसका मतलब यहां पर 2 4 6 आएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि a माइनस बी और b माइनस ए को कैसे कैलकुलेट करते हैं। और a माइनस बी और b माइनस ए कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते हैं। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज बची है, दैट इज मैथमेटिकल फॉर्म। देखो a माइनस बी का क्या मतलब है, a माइनस बी का मतलब ये है, अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो a माइनस बी के अंदर मान लेते हैं हमारे पास एलिमेंट है x, तो x की प्रॉपर्टी क्या होगी कि जो x है ना वो a को तो बिलोंग करेगा लेकिन b को बिलोंग नहीं करेगा। और यहीं पर अगर मैं b माइनस ए कर दूंगा तो हो जाएगा x b को बिलोंग करेगा एंड a को बिलोंग नहीं करेगा। तो अब आपको ये फॉर्म समझ में आ गई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि a माइनस बी का मतलब क्या है कि x a को तो बिलोंग करेगा लेकिन b को बिलोंग नहीं करेगा। देखो ये जो सिंबल होता है ना, ये बिलोंग्स का होता है, a बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू a, और इसका मतलब होता है x नॉट बिलोंग्स टू a। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि बिलोंग्स का सिंबल है, ये हम इससे पहले यहां पर भी यूज कर चुके हैं बिलोंग्स का सिंबल, यहां पर भी यूज कर चुके हैं बिलोंग्स का सिंबल, है ना। तो ये सिंबल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर हमारा ये डिफरेंस ऑफ सेट भी कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। अगेन हम दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, या तो बीच में इस तरह से डिनोट करते हैं, डेल्टा बनाते हैं, ट्राइंगल, है ना। तो इसका मतलब है यहां पर हम ए और बी का क्या कर रहे हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस कर रहे हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। अब दो सेट का जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है वो भी एक सेट होता है। अब जो सिमेट्रिक डिफरेंस का सेट होता है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एलिमेंट प्रेजेंट इन आइदर ए और बी बट नॉट इन बोथ। इसके अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में प्रेजेंट है, बी में प्रेजेंट है, लेकिन दोनों में प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये है इस सेट के अंदर ए और बी के सारे एलिमेंट आएंगे लेकिन कॉमन एलिमेंट नहीं आएंगे। बात समझ में आ गई, आप वेन डायग्राम से देख सकते हैं। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस में ए माइनस बी, यहां के भी सारे एलिमेंट आएंगे, यहां के भी सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन कॉमन वाले एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या है, वेन डायग्राम है। आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखो सेट ए के अंदर 1 2 3 6 लिखा है और सेट बी के अंदर 3 6 9 12 लिखा है, हमें इनका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। तो बस आपको ये देखना है कि इनके अंदर कॉमन कौन है। देखो इनके अंदर एक तो 3 कॉमन है तो 3 नहीं आएगा सिमेट्रिक डिफरेंस में, 6 कॉमन है 6 नहीं आएगा, बाकी बचा कौन 1 2 9 12, तो ये चारों आ जाएंगे सिमेट्रिक डिफरेंस में। तो अब आपको सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब भी समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसकी भी मैथमेटिकल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। देखो इस सेट के अंदर एलिमेंट है x और x की प्रॉपर्टी क्या है कि x a को बिलोंग करेगा, b को बिलोंग नहीं करेगा, a को बिलोंग करेगा एंड b को बिलोंग नहीं करेगा, और या फिर b को बिलोंग करेगा एंड a को बिलोंग नहीं करेगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं लास्ट ऑपरेशन पे। अब हमारा सेट का लास्ट ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। मतलब अगर हमें किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना पड़े तो कैसे करेंगे। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि डिनोट कैसे करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए, तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसको हम 3 तरीके से डिनोट कर सकते हैं। आप इसके ऊपर डैश लगा सकते हैं, आप इसके ऊपर सी लिख सकते हैं, आप इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। तीनों का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज भी बहुत ज्यादा होगा। वैसे यहां पर सेट के 5 ऑपरेशन है, पांचों इंपॉर्टेंट है, पांचों का मतलब आपको अच्छे से समझना है। क्लियर है, चलिए ना। अब सेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ध्यान दीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए। मतलब अगर हमें ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए सेट के कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो सेट ए में प्रेजेंट है। बोलो बात समझ में आ रही है। वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। ये मेरे पास एक एग्जांपल है, इसमें यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 6 तक के नंबर है, और ये मेरे पास ए सेट है जिसके अंदर 1 2 3 है। हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट आएंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में है,
लेकिन वो नहीं आएंगे जो ए में प्रेजेंट है। तो ए में 1 2 3 प्रेजेंट है, तो 1 2 3 को हटा दो, बाकी यूनिवर्सल सेट के जो बचे हुए एलिमेंट है वो इसके अंदर आ जाएंगे 4 5 6। बोलो समझ में आ गया? अब इसका वेन डायग्राम देखो। इसका अगर आप वेन डायग्राम देखें, ये यूनिवर्सल सेट है हमारा और ये सेट ए है, तो सीधी सी बात है सेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो बाहर वाला पोर्शन होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को हटा दो तो जो बचेगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, सेट ए और सेट ए के कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। मतलब आप में और आपके कॉम्प्लीमेंट में कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी देखो क्या है कि अगर हम सेट ए का इंटरसेक्शन कर दें उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो हमें एम्प्टी सेट मिलेगा। सीधी सी बात है, कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं और सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, अगर हम ए सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन कर दें तो हमें यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। सीधी सी बात है, अगर इस सेट ए का और इसका अगर हम यूनियन करें तो इन दोनों के यूनियन में यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अगर हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दें तो हमें नल सेट मिलेगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसके अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में नहीं है, और यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट होते हैं, इसका मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो हमें मिलेगा नल सेट। और अगर हम नल सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दें तो हमें मिलेगा यूनिवर्सल सेट। और अगर हम किसी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर दें तो हमें वापस वही सेट मिल जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का मतलब क्या है। तो यहां पर हमारे ऑपरेशन ऑन सेट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में एकेटीयू यूनिवर्सिटी में कई बार आ चुके हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बट डेटा चेंज हो जाता है। ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेट ए, हमें यहां पर ए सेट गिवन है और जो सेट गिवन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सेट बी, ये भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। हमसे पूछा क्या? ए और बी का यूनियन पूछा, ए बी का इंटरसेक्शन पूछा है। तो सबसे पहला काम क्या है कि इन दोनों को आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। और ये क्वेश्चन 2024-25 में एकेटीयू यूनिवर्सिटी में 2 नंबर में आ चुका है और इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल फ्री के नंबर है। देखो इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्या लिखा हुआ है यहां पर? x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 20। अब मुझे एक बात बताओ, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ये नहीं पता कि 20 से कम कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर हमारा 2 से स्टार्ट होता है और वो सारे नंबर जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते वो सब प्राइम नंबर है। तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। यहां पर क्या लिखा है कि x जो है वो ऑड नंबर है और लेस देन 20 है, तो 20 से छोटे जितने भी ऑड नंबर है सबको लिख लेंगे। देखो ये हमारे सारे ऑड नंबर आ गए। अब अगर आपको इन दोनों का यूनियन करना है तो आप क्या करोगे? ए और बी के सारे एलिमेंट लिखोगे, बस कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखेंगे, तो ए यूनियन बी में ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। आप चेक करके देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन में क्या होगा? इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है वो आ जाएंगे। कितना आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर है, फ्री के नंबर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन 2022 और 23 में आ चुका है और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन एकेटीयू यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं 2 नंबर में। क्वेश्चन देखिए क्या है। लेट ए, देखो यहां पर हमें सेट ए दे रखा है 5, बी, देन कैलकुलेट, और हमसे कहा गया कि कैलकुलेट करो यूनियन ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ ए। इसका मतलब है पावर सेट ऑफ ए, नोटेशन बता चुका हूं आपको। तो हमें क्या करना है? ए और पावर सेट ऑफ ए के बीच में यूनियन करना है। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो इसलिए लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, मैंने पहले से सॉल्व कर रखे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको समझ में आ जाएंगे, देख करके भी समझ में आ जाएंगे, मेरे समझाने की जरूरत भी नहीं है, आप अपने आप भी समझ सकते हैं। ये इतने आसान क्वेश्चन है। तो यहां पर हमारे पास ये सेट ए सेट है जिसके अंदर 5 और बी है। तो सबसे पहले हमें इसका पावर सेट निकालना है। पावर सेट निकालने के लिए हमें इसके सबसेट निकालने पड़ेंगे। सीधी सी बात है, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 2 हैं, 5 और बी। तो इसके कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर 2, 4 होंगे। तो पहले हम यहां पर चारों सबसेट लिखेंगे। किसी भी सेट का पहला सबसेट होता है एम्प्टी सेट, यहां पर मैंने 5 लिख दिया, और
यहां पर दो सेट बनेंगे इन दोनों एलिमेंट से, एक इस एलिमेंट से बना, एक इससे बना, और एक अपना ये खुद सबसेट होगा। बोलो बात समझ में आ रही? अब आपको क्या करना है, इन चारों को सेट के अंदर लिखना है, तो हमें मिल जाएगा पावर सेट। तो ये हमारा पावर सेट है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सेट ए और पावर सेट ऑफ ए का यूनियन लेना है। दोनों के बीच में कॉमन क्या है, तो देखो दोनों के बीच में मतलब यूनियन करना है, तो ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे और बी इसके, मतलब ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे और पावर सेट के भी सारे एलिमेंट आएंगे यूनियन में। बस अब आप यहां पर यूनियन कर देंगे, यहां से फाई और बी आ जाएगा, यहां पर फाई एक कॉमन है, तो बाकी ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनियन हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। समझ में आ गया सबको? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास यहां पर जो क्वेश्चन अब मैं बताने जा रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएंगे तो 7 मार्क्स में आएंगे। बात समझ में आ रही है ना? 7 मार्क्स में। आगे मैं आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन कराऊंगा जो 7 मार्क्स में आ चुका है। जनरली जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि सेट थ्योरी से 7 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी आता है, क्योंकि सेट थ्योरी हमारे सिलेबस में केवल इसलिए है क्योंकि सेट थ्योरी का यूज पूरे सब्जेक्ट के अंदर होगा। तो हमें सेट थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं और बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, हमारे पास कोई दो सेट है ए और बी, हमें यह शो करना है कि ए माइनस बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। मतलब हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। मुझे एक बात बताओ, ए माइनस बी क्या है? भाई ए माइनस बी भी तो सेट ही है, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये भी एक सेट है। तो हमारे पास दो सेट है, एक सेट लेफ्ट में लिखा है, एक सेट राइट में लिखा है, और हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है वेन डायग्राम और दूसरा मेथड होता है हमारा एलिमेंट मेथड। कौन सा? एलिमेंट मेथड। दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं यहां पर आपको वेन डायग्राम पर ज्यादा फोकस कराऊंगा, क्योंकि वेन डायग्राम से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी में सेट थ्योरी का क्वेश्चन आता है। एक जैसे गेट एग्जाम में, गेट एग्जाम के अंदर सेट थ्योरी का कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा, और मैक्सिमम चांस ये रहता है कि वो क्वेश्चन वेन डायग्राम से सॉल्व होगा। तो इसलिए मैं यहां पर वेन डायग्राम पर ज्यादा फोकस करूंगा, एलिमेंट मेथड पर कम फोकस करूंगा। लेकिन एलिमेंट मेथड भी आपको मैं यहां पर समझा दूंगा, बहुत आसान है, आप करना चाहें तो एलिमेंट मेथड से भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई करेंगे क्या। देखो क्वेश्चन पहले से सॉल्व कर रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं इतना आसान क्वेश्चन होते हैं ये। अगर आप वेन डायग्राम से करते हैं तो आपको समय भी कम लगेगा और कभी गलत भी नहीं होगा। अब देखो करना कैसे है। देखो हमें ये दोनों बराबर प्रूफ करने हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि यहां पर सेट कितने हैं, यहां पर दो ही सेट हैं, एक ए और एक बी। तो सबसे पहले एक काम करो, आप दो सेट के लिए वेन डायग्राम बनाओ। देखो मैंने यहां पर वेन डायग्राम बनाना सिखा दिया आपको कैसे बनाते हैं। पहले हम यूनिवर्सल सेट बनाते हैं और उसके अंदर सेट बनाते हैं। सेट को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। दो सेट है ए और बी, तो यहां पर देखो मैंने दो सेट बना दिए। तो ये हमारा वेन डायग्राम बनके कंप्लीट हो गया। अब आपको एक काम करना है, इस वेन डायग्राम में आपको जितने रीजन दिखाई दे रहे हैं ना उनको कुछ नाम देना है। तो मैं एक काम करता हूं, देखो मैं इस वाले रीजन को नाम दे देता हूं 1 का, इसको मैं नाम दे देता हूं 2 का, और इसको मैं नाम दे देता हूं 3 का, और ये जो बच गया बाहर का रीजन इसको मैं नाम दे देता हूं 4 का। बोलो बात समझ में आ गई? ये काम आपको करना है। आप 1 2 3 4 की जगह पर एक्स वाई जेड डब्ल्यू भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, या ABCD भी कर सकते हैं स्मॉल में। ठीक है भाई, अब क्या करना है, अब देखो करना क्या है। अब आप ये देखो कि जो सेट ए है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। तो सेट ए को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर 1 और 2 है, और अगर आप सेट बी को ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर 2 और 3 है। देखो भाई सेट बी के अंदर क्या 2 और 3 है, सेट ए के अंदर क्या 1 और 2 है। ठीक है, तो हमें सेट ए का पता चल गया, सेट बी का पता चल गया। अच्छा यहां पर बी का कॉम्प्लीमेंट भी है, तो एक काम करते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट भी देख लेते हैं कि बी के कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। बी के कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो बी से बाहर है, जो बी से क्या है बाहर है। तो बी से बाहर कौन कौन है, बी के अंदर 2 3 है, तो बी के बाहर कौन कौन बचा, 1 बचा और 4 बचा, तो इसमें आएगा 1,4। बस हो गया काम खत्म। इतना करते ही आपके बड़े से बड़े क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, वेन डायग्राम से बहुत आसानी से सॉल्व होगा। अब देखो करना क्या है, अब आप एक काम करो, a माइनस बी को कैलकुलेट करो। भाई a आपके पास गिवन है, b आपके पास गिवन है, a माइनस बी निकाल दो।
ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो बी में नहीं है। तो जरा ध्यान दो, ए का वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो देखो ए के अंदर 1 2 है और 2 बी के अंदर है, तो हमें ए के वो एलिमेंट लिखने जो बी के अंदर नहीं है। तो केवल एक ही एलिमेंट ऐसा है 1 जो बी के अंदर नहीं है, तो यहां पर 1 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, अब इसको कैलकुलेट करो। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब हमें इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं, तो दोनों के अंदर कॉमन कौन है, 1 कॉमन है, तो इसमें भी 1 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, जो हमें प्रूव करना था उसकी लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी है और ए माइनस बी क्या आ रहा है, सिंगलटन सेट आ रहा है एक जिसमें 1 है, ये भी सिंगलटन सेट है जिसमें 1 है। तो एक बात बताओ, इन दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट भी तो इक्वल होगी, तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल होगी। और यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। अब बताओ इससे आसान क्या होगा, कुछ बात समझ में आ रही, आसान है, क्या है, आसान है। देखो ये तो छोटा क्वेश्चन है, लेकिन कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो वेन डायग्राम से ऐसे ही सॉल्व होगा, सॉल्व करने का तरीका सेम है। अब चलते हैं एलिमेंट मेथड पर। भाई कोई बच्चा एलिमेंट मेथड से करना चाहे तो एलिमेंट मेथड से भी कर सकते हैं, ये मेथड भी आसान है, बस इसमें नंबर ऑफ स्टेप थोड़े से ज्यादा होंगे, है ना। ये क्वेश्चन तो छोटा है इसलिए नंबर ऑफ स्टेप कम है, क्वेश्चन बड़ा होगा तो नंबर ऑफ स्टेप थोड़े से ज्यादा होंगे। देखो कैसे करते हैं, एलिमेंट मेथड में कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं, एलिमेंट मेथड में कॉन्सेप्ट लगाते हैं इक्वल सेट का। मैंने जब आपको इक्वल सेट बताया था तो वहां पर मैंने बताया था आपको कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ए और बी बराबर होंगे। सेम कॉन्सेप्ट हम यहां पर लगाएंगे, हमें इन दोनों को बराबर प्रूव करना है। तो भाई सीधी सी बात है, ये दोनों सेट है, तो हमें यहां पर यह प्रूव करना पड़ेगा कि ए माइनस बी इसका सबसेट है और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इसका सबसेट है। तो अगर हम ये प्रूव कर दें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बस यही हमें प्रूव करना है। प्रूव करने का तरीका क्या है उसको समझिए। प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है हम ये एज्यूम करते हैं, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होगा चाहे कुछ भी लिखा हो, हम ये एज्यूम करते हैं कि इस सेट के अंदर एक्स एलिमेंट लाई करता है। एक्स क्या है, एक्स एक्चुअल में एक एलिमेंट नहीं है, एक्स बहुत सारे एलिमेंट है जो ए माइनस बी के अंदर आएंगे, लेकिन मैं उसको बोलूंगा सिर्फ एक्स। तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि एक्स जो है वो ए माइनस बी को बिलोंग करता है। बोलो बात समझ में आ रही। और अगर हम ये प्रूव कर दें कि एक्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को भी बिलोंग करता है तो ए माइनस बी इसका क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। बस सीधी सी बात है, हमने ये माना कि ए माइनस बी में जितने भी एलिमेंट है वो एक्स है और हमने ये प्रूव कर दिया कि जो एक्स है वो इसको भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। बस यही करना, आप देखो कैसे करेंगे। तो यहां पर मैंने एज्यूम कर लिया एक्स ए माइनस बी को बिलोंग करता है। अब हम यहां पर जो हमारे 5 ऑपरेशन है ना उनकी डेफिनेशन को यहां पर यूज करेंगे। ए माइनस बी की डेफिनेशन क्या कहती है, मैथमेटिकल फॉर्म जो मैंने आपको बताई थी वो क्या कहती है कि एक्स अगर ए माइनस बी को बिलोंग करता है तो इसका मतलब यह है कि एक्स ए को बिलोंग करेगा लेकिन बी को बिलोंग नहीं करेगा, और बीच में आएगा एंड। ठीक है, अब आगे देखो, अगर एक्स ए को बिलोंग करता है और बी को बिलोंग नहीं करता है तो इसका मतलब यह है कि एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। बस सीधी सी बात है, अगर कोई एलिमेंट सेट को बिलोंग नहीं करता है तो 100% उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। तो अगर एक्स बी को बिलोंग नहीं करता है तो एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। बोलो बात समझ में आ गई। अब जरा ध्यान से देखो, अगर एक्स ए को बिलोंग करता है एंड बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है तो अब यहां पर इंटरसेक्शन की डेफिनेशन हम लगा सकते हैं। भाई इंटरसेक्शन की मैथमेटिकल फॉर्म यही तो है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो एक्स है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा, और यही तो हमें करना था। देखो हमने क्या माना था कि एक्स ए माइनस बी को बिलोंग करता है और हमने ये प्रूव कर दिया कि एक्स इसको भी बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये है कि ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसका उल्टा करेंगे, कन्वर्स। अब हम ये मानेंगे कि जो एक्स है वो इसको बिलोंग करेगा, इसको बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी को। तो अब हम ये मानेंगे कि एक्स ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करेगा, और अब हम इंटरसेक्शन की डेफिनेशन लगाएंगे। डेफिनेशन क्या कहती है, मैथमेटिकल फॉर्म क्या कहती है कि अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है तो एक्स ए को तो बिलोंग करेगा एंड बी कॉम्प्लीमेंट को भी बिलोंग करेगा, और अगर एक्स बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है
तो ये बात कंफर्म है कि x b को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि जो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है वो सेट को बिलोंग नहीं करेगा, तो x b को बिलोंग नहीं करेगा। अब यहां पर हम डिफरेंस की डेफिनेशन लगा देते हैं। देखो डिफरेंस की डेफिनेशन यहां पर बन चुकी है, x a को बिलोंग करता है एंड b को बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब यह है कि x a माइनस b को बिलोंग करता है। और यही तो हमें प्रूव करना था, हमने ये माना था कि x इसको बिलोंग करता है और ये प्रूव कर दिया कि a माइनस बी को ये बिलोंग कर रहा है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये सेट इस सेट का क्या है, सबसेट है, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां पर हमने ये प्रूव किया कि a माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, और यहां पर हमने उल्टा प्रूव कर दिया कि a इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट a माइनस बी का सबसेट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल हैं, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर a b का सबसेट है और b a का सबसेट है तो हमेशा a और b क्या होंगे, इक्वल होंगे। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम यहां पर सेट थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट लॉ एक बार देख लेते हैं। ये जो लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जितने भी लॉ हैं आप केवल इसी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ते, इन लॉज को आप कंप्यूटर साइंस में बहुत जगह पर पढ़ते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो कंप्यूटर साइंस का बेस है ना वो सेट थ्योरी ही है। भाई कंप्यूटर साइंस तो बहुत बाद में आया, पहले से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को बहुत पहले से पढ़ाया जा रहा है, कंप्यूटर साइंस तो अभी आया कुछ साल पहले। बात समझ में आ रही है? तो कंप्यूटर साइंस का जो पूरा का पूरा बेस है वो कहां से निकला है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से। तो ये जो लॉज है ना ये कंप्यूटर साइंस में बहुत जगह पर यूज होंगे, और इन लॉज का यूज हम यूनिट नंबर 2 में भी करेंगे, 3 में भी करेंगे, 4 में भी करेंगे, और एक दो जगह पर 5 में भी करेंगे। बात समझ में आ रही है? 5 में भी करेंगे। और ये जो लॉज हैं इन लॉज का बहुत ज्यादा यूज होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो यहां पर इन लॉज को हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या लॉज है, क्योंकि इन लॉज को हमें पांचों यूनिट में पढ़ना है, और यूनिट नंबर 2 में जाके हम इनको सबको प्रूव करेंगे, सबको प्रूव करेंगे। यहां पर भी प्रूव कर सकते हैं, मैं आपको एक लॉ का प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, बहुत आसान होता है। अलजेब्रा ऑफ सेट या लॉज इन कॉम्बिनेशन ऑफ सेट। देखो पहला लॉ क्या है, बहुत सिंपल सिंपल लॉ है, बस आप इनको क्या करेंगे अपने पास लिख लेंगे और इनको याद कर लेंगे, प्रैक्टिस करके देख लेंगे। आइडम्पोटेंट लॉ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत सिंपल है। ये लॉ ये कहता है कि अगर हम ए का यूनियन ए के साथ कर दें तो हमें ए मिलेगा, या ए का इंटरसेक्शन ए के साथ कर दें तो ए मिलेगा। तो ये तो सिंपल सी बात है, अगर आप दो सेम सेट का यूनियन करोगे तो वही सेट वापस आ जाएगा, है ना। इंटरसेक्शन करोगे तब भी वापस आएगा। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ तो आप मैथमेटिक्स में बहुत बार पढ़ते हैं, अच्छे से आप जानते हैं क्या होगा कम्यूटेटिव लॉ, कि अगर आप ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें दोनों बराबर होंगे। आप ए इंटरसेक्शन बी करें या बी का इंटरसेक्शन ए के साथ करें ये भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कब लगता है, देखो जब हमारे पास जो हमने जो ऑपरेशन पढ़े हैं, जैसे हमने यूनियन पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा, तो यूनियन और इंटरसेक्शन ये बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, एक बार में दो सेट के ऊपर अप्लाई होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास दो से ज्यादा सेट है वहां पर भी हम यूनियन इंटरसेक्शन को लगा सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास 3 सेट है तो यूनियन को कैसे लगाएंगे, दो तरीके लगाने के। एक तरीका तो ये कि पहले आप ए यूनियन बी कर लीजिए, उसके बाद इसका यूनियन सी के साथ कर लीजिए, या एक तरीका ये है कि बी यूनियन सी को पहले कर लें और उसके बाद ए के साथ यूनियन कर लें, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, और इसी को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। सेम लॉ इंटरसेक्शन के लिए भी है। आगे चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। देखो ये तीनों तो आसान थे, इनमें कुछ था नहीं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहां पर एक्चुअल में क्या करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यूनियन को इंटरसेक्शन के ऊपर। देखो कैसे, ए यहां पर क्या यूनियन है, तो ए यूनियन बी आ जाएगा और बीच में आएगा इंटरसेक्शन, और उसके बाद ए यूनियन सी आ जाएगा। मतलब जैसे मल्टीप्लीकेशन में होता है कुल वैसा ही है, ए यूनियन बी, बीच में आएगा इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसी तरह से दूसरा है, अगर बीच में इंटरसेक्शन, देखो यहां पर यूनियन था तो यहां पर बीच में इंटरसेक्शन हो गया, यहां पर अगर इंटरसेक्शन है तो बीच में क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी, बीच में आएगा यूनियन, और ए इंटरसेक्शन सी। तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए, क्योंकि इस लॉ का यूज आगे की यूनिट में बहुत ज्यादा होगा। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, केवल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ही नहीं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस आप लोग पढ़ते हैं, है ना, तो आप
कुछ सोच रहे होंगे सर हमने तो इस तरह के लॉ पढ़े ही नहीं वहां पर, तो बेटा मैं आपको बता दूं वहां पर नोटेशन अलग होती है, वहां पर नोटेशन अलग होती है। जैसे हमारा जो यूनिवर्सल सेट होता है कंप्यूटर साइंस में यूनिवर्सल सेट को ही 1 कहते हैं, और जो एम्प्टी सेट होता है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, उसी को हम 0 कहते हैं। तो सब कुछ बेटा है यही, बस नोटेशन चेंज हो जाती है, नोटेशन बदल जाती हैं, है ना। जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ए लिखते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट ऐसे करके लिखते हैं, है ना। तो इनका मतलब वही है जो हम यहां पर सेट थ्योरी में पढ़ रहे हैं। देखो तो डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एकेटी यूनिवर्सिटी में बहुत बार पूछा भी जा चुका है, जैसे कि लास्ट टाइम 2021-22 में पूछा था, उसके बाद नहीं पूछा गया, हो सकता है इस बार पूछ ले। देखो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, अगर ए यूनियन बी का हम कॉम्प्लीमेंट ले लें, ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लें तो क्या होगा, ये जो यूनियन है ये इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और इन दोनों सेट का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इसको याद करना बहुत आसान है, बस आप इतना याद रखो कि यूनियन कॉम्प्लीमेंट, यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना बस याद रखेंगे आपको याद हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट लॉ है हमारा आइडेंटिटी लॉ, है ना। अब देखो ये लॉ याद करना बहुत आसान है क्योंकि ये सब आपको पहले से पता है, बस नाम के साथ याद करना इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी लॉ देखो क्या कहता है आइडेंटिटी लॉ, कि अगर आप किसी सेट का यूनियन करें नल सेट के साथ तो आपको वापस वही सेट मिलेगा, और मिलना भी चाहिए क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट्स एक भी नहीं है भाई, ये तो नल सेट है ना, खाली सेट है, तो एक ही सारे एलिमेंट आएंगे यूनियन में। अगर आप ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे तो आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा क्योंकि उसमें तो सब कुछ है। अगर आप ए का इंटरसेक्शन करें नल सेट के साथ में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, नल सेट ही मिलेगा। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट, और अगर ए का इंटरसेक्शन करेंगे यूनियन के साथ में तो आपको ए सेट मिलेगा क्योंकि वही एलिमेंट कॉमन होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वोल्यूशन लॉ, जिसको हम डबल कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। इन्वोल्यूशन लॉ का मतलब यह है कि अगर आप किसी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले लें तो वापस वही सेट मिलेगा। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये सब वही लॉ है, ये सारी चीजें वही है कॉम्प्लीमेंट लॉ में जो हम कॉम्प्लीमेंट में पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी सेट का और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेंगे तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आप ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा क्योंकि ए में और उसके कॉम्प्लीमेंट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। और अगर आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपको नल सेट मिलेगा, और नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा। और लास्ट लॉ होता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ का मतलब है कि इसमें कोई एक सेट एब्जॉर्ब हो जाता है, खत्म हो जाता है। देखो कैसे, जैसे अगर हम यहां पर ए इंटरसेक्शन बी करें और ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए के साथ ले लें तो हमें वापस सेट ए मिलेगा। यहां सेट ए देखो एब्जॉर्ब हो गया। अगर ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो हमें वापस ए मिलेगा, यहां पर भी एब्जॉर्ब हो गया बी। तो ये हमारा होता है एब्जॉर्प्शन लॉ। तो ये सारे लॉ आपको अच्छे से याद होने चाहिए, आगे की यूनिट में इनका हम यूज करेंगे, है ना। अब एक और क्वेश्चन यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करेंगे। पहले तो मैं आपको ये जो डी मॉर्गन्स लॉ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो मैं आपको इसका प्रूफ करा देता हूं। देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, इन सभी लॉ का प्रूफ करने के वही हमारे पास 2 मेथड हैं, या तो हम वेन डायग्राम से कर सकते हैं या एलिमेंट मेथड से कर सकते हैं। मैं आपको वेन डायग्राम का मेथड भी समझा चुका हूं, एलिमेंट का मेथड भी समझा चुका हूं, और अगर आपको दोनों मेथड समझ में आ गए हैं तो आप इन सभी लॉ का प्रूफ कर सकते हैं। मैं आपको डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे करेंगे, और मैं यहां पर इसका प्रूफ करूंगा वेन डायग्राम से। आप करना चाहें तो एलिमेंट मेथड से भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ को हम वेरीफाई करेंगे, 2 स्टेटमेंट है डी मॉर्गन्स लॉ के, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को वेरीफाई करेंगे, है ना। एक स्टेटमेंट ये, दूसरा ये। पहले आप ये देखो कि इन दोनों स्टेटमेंट में कितने सेट है, 2 सेट है ए और बी। तो सबसे पहले आप 2 सेट का एक वेन डायग्राम बनाओ। तो ये मेरा वेन डायग्राम बन चुका है। इस वेन डायग्राम में ये रेक्टेंगल जो है ये आपका यूनिवर्सल सेट है और ये ए और बी 2 सेट है। अब हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें सबसे पहले यहां पर इन तीनों रीजन की नंबरिंग करनी है ना, मतलब इनमें हम कोई ना कोई एलिमेंट असाइन करेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, इस रीजन को 1 असाइन कर देता हूं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। आप XYZ W भी कर सकते हैं। अब आगे देखो ना, अब हमें क्या करना है, जो सेट ए और बी है उन दोनों के एलिमेंट लिखने हैं। देखो सेट ए के अंदर कौन कौन आ रहा है, 1 2 आ रहा है,
सेट बी के अंदर कौन कौन आ रहा है, 2 3 आ रहा है। अब यहां पर हमें ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, तो एक काम करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख लेते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट, ए के कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है, तो ए के बाहर कौन कौन है, 3 और 4, तो ए के कॉम्प्लीमेंट में 3 4 आएगा। बी के बाहर कौन कौन है, 1 और 4, तो बी के कॉम्प्लीमेंट में 1 4 आएगा। बस काम खत्म हो गया, आगे कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। देखो कैसे, अब हमें इसको प्रूव करना है, तो सबसे पहले एक काम करो, ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी, तो देखो ए हमारे पास है, बी है, दोनों का यूनियन कर दो, दोनों का यूनियन करेंगे तो 1 2 3 आएगा, 1 2 3 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए यूनियन बी में नहीं है। तो यहां पर 1 2 3 है, कौन नहीं है यहां पर 4 नहीं है, तो दोनों के कॉम्प्लीमेंट, इसके कॉम्प्लीमेंट में 4 आएगा। राइट हैंड साइड देखो, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन कौन है, 4, तो इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें 4 मिलेगा। अब जरा ध्यान से देखो, इन दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होगी, और यही तो हमें प्रूफ करना था। खत्म हो गया क्वेश्चन। बोलो बात समझ में आ रही है, पहला पार्ट खत्म। सिमिलरली आप इस वाले पार्ट को भी प्रूव कर सकते हैं, मैंने कंप्लीट प्रूव कर रखा है, एक बार अपने आप प्रैक्टिस करके देखें तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन एकेटीयू यूनिवर्सिटी में 2021-22 में आ चुका है 7 मार्क्स में, और अगेन हम वेन डायग्राम से करेंगे, बहुत आसान है, आप चाहें तो एलिमेंट मेथड से भी करके देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पर, देखो भाई, जस्टिफाई दैट फॉर एनी सेट एबीसी। देखो यहां पर हमारे पास 3 सेट है एबीसी, तो सबसे पहले हम तीनों सेट के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारा वेन डायग्राम है, इसके अंदर सेट ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, सेट बन गया वेन डायग्राम। अब इसमें पहले नंबरिंग करो, नंबरिंग करने का तरीका हमेशा सेम रहेगा, है ना। तो मैं यहां पर इसको 1 दे देता हूं नंबर, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे ना, 3 सेट आ गए। अब क्या करना है, अब सबसे पहले एबीसी का सेट लिखो। ए सेट के अंदर कौन कौन आएगा, देखो ए के अंदर कौन कौन है, ए के अंदर 1 2 4 5 है, 1 2 4 5। बी के अंदर कौन कौन है, 2 3 5 6, 2 3 5 6, और सी के अंदर कौन कौन है, 4 5 6 7, 4 5 6 7। हमने तीनों सेट को लिख दिया, बस काम खत्म हो गया। अब हमें यह देखना है कि प्रूफ क्या करना है। पहले पार्ट में हमें प्रूफ करना है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो एक काम करो, पहले लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करो। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें पहले ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी को कैलकुलेट करो। ए और बी में कौन कॉमन है, ए और बी में 2 और 5 कॉमन है, आप चेक करके देख सकते हैं, 2 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो मैंने यहां पर 2 5 लिख दिया। उसके बाद अब ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी करो। अब मुझे एक बात बताओ, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आएगा, तो इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में प्रेजेंट है लेकिन इंटरसेक्शन में प्रेजेंट नहीं है। तो देखो ए का कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो इंटरसेक्शन में प्रेजेंट नहीं है, तो देखो वहां पर 2 5 प्रेजेंट है, तो आप 2 और 5 को छोड़ दीजिए, बचा 1 4, 1 4 यहां पर आ जाएगा। कितना आसान है। अब इसकी राइट हैंड साइड में आ जाओ, राइट हैंड साइड में क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, ए माइनस बी के अंदर कौन कौन आएगा। अब आपको ए माइनस बी निकालना है, तो ए माइनस बी में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए के अंदर प्रेजेंट है लेकिन बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो ए का कौन सा एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, एक तो 1 नहीं है और एक 4 नहीं है, तो इसमें 1 और 4 आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखो, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी तो सेम होगी, और यही तो प्रूफ करना था। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। देखो ये सेकेंड पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट में पहले लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालो। तो बी ये रहा, सी ये रहा, दोनों के कॉमन एलिमेंट को लिख दो, बी इंटरसेक्शन सी में आ जाएंगे। कॉमन एलिमेंट सब देख लेते हैं, तो यहां पर देखो कॉमन कौन कौन है, 5 और 6 कॉमन है, ठीक है। उसके बाद ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी निकालो, इसके अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए के अंदर प्रेजेंट है लेकिन इंटरसेक्शन में प्रेजेंट नहीं है। तो देखो ए के कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो इंटरसेक्शन में प्रेजेंट है, देखो एक ही एलिमेंट ऐसा 5 जो वहां पर प्रेजेंट है, 1 2 4 नहीं है, तो 1 2 4 यहां पर आ जाएंगे। सिमिलर तरीके से अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम ए माइनस बी निकालेंगे और ए माइनस सी निकालेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालना, ये ए माइनस बी हो गया, ये ए माइनस सी हो गया, इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो ये आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी, और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट
हो चुका है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेन डायग्राम की हेल्प से बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आप किताब में जाके देखोगे ना, तो इस टाइप के आपको कम से कम 100-150 क्वेश्चन मिलेंगे, कम से कम किसी भी किताब में। और सबको करने का तरीका वेन डायग्राम है या एलिमेंट मेथड है। एलिमेंट मेथड में कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन वेन डायग्राम में कभी भी किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया है, वैसे अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप केवल एकेटीयू यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन ही नहीं, आप गेट में आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सब को भी सॉल्व कर सकते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से, जो इस टाइप के होंगे। बात समझ में आ रही है? तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे यहां पर हमारा सेट थ्योरी कंप्लीट हो गया। यहां पर बस मैंने सेट थ्योरी के अंदर जितनी नोटेशन को यूज किया उन सभी नोटेशन को मैंने यहां पर एक जगह लिख लिया है। ये सिर्फ इसलिए लिखा है जिससे कि आप एंड में जाकर के अपना पूरा रिवीजन कर सकें। तो सेट थ्योरी के अंदर ये इंपॉर्टेंट सिंबल है, नोटेशन है जो हमने यूज किए हैं, तो इनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। इसके आगे सेट थ्योरी के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड सेट होते हैं वो सारे स्टैंडर्ड सेट मैंने यहां पर लिखे हैं। वैसे तो ये सारे सेट आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और सब जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार इनको रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये सारे सेट हम पांचों यूनिट में यूज करेंगे। क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए कि सेट ऑफ होल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है और कैसे लिखते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये जस्ट मैंने रिवीजन के लिए लिखा है। तो यहां पर हमने सेट थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। देखो सेट थ्योरी के अंदर एक और टॉपिक होता है, दैट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ना, ये हमारे सिलेबस में यूनिट नंबर 5 के अंदर दिया है। तो हम इस टॉपिक को यूनिट नंबर 5 के अंदर ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो सेट थ्योरी है ना, ये पांचों यूनिट में आएगा बेटा। इस सेट थ्योरी का यूज पांचों यूनिट में है, तो इसलिए सेट थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। तो सेट थ्योरी का जो एक टॉपिक है वो यूनिट नंबर 5 के सिलेबस में है, हम उसको वहीं पर कंप्लीट करेंगे। अभी हम सेट थ्योरी में केवल इतना ही पढ़ेंगे और इतना ही हमें पढ़ना है। गेट के लिए भी इतना ही पढ़ना है। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो गेट के लिए भी आपको इतना ही पढ़ना है। बस गेट के लिए जो टॉपिक हमारा यूनिट नंबर 5 में है ना, वो भी पढ़ना है। अब यहां पर यूनिट 1 की पहली डीपीपी है हमारी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं आपको हर एक लेक्चर में एक डीपीपी मिलती है और इस डीपीपी का सॉल्यूशन आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा। तो यहां पर सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इनको एक बार आप प्रैक्टिस करके देखेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे और सॉल्व भी हो जाएंगे। अब एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर सेकंड ईयर के लिए उड़ान बैच 2.0 अवेलेबल है। आप अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग कोर्स को सेलेक्ट करके उसमें एनरोल कर सकते हैं और वहां पर सेशन जरूर चेक कर लें। जो न्यू कोर्स है वो 2026-27 के लिए है। क्लियर है? तो यहां पर ब्रांच वाइज आपको इस तरह के बैनर दिखाई देंगे, आप कोर्स को सेलेक्ट करके उसमें एनरोल कर सकते हैं। सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। सेकेंड ईयर के साथ साथ फर्स्ट ईयर के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, थर्ड ईयर के भी अवेलेबल हैं और फोर्थ ईयर के भी अवेलेबल हैं। आपके जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं, सीनियर तो सब जानते हैं, लेकिन आपके जो जूनियर्स हैं आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर आपको कैसे पढ़ाया जाता है ना। तो कंटेंट के बारे में आप उनको बता सकते हैं, क्योंकि आपके जो जूनियर्स हैं आप ही उनको इन्फॉर्म करेंगे। तो आप सेट थ्योरी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। अगले लेक्चर में हम यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, रिलेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।